अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए नॉवेल किरदाब की 18वीं किस्त सुनते हैं। लाइनी ख्यालात में घिरे आखिरकार वो लोग इलाहाबाद पहुंच गए। इसकी निशानदही पर जीप का रुख उस तरफ कर दिया गया जहां उसने शाहनवाज का मदरसा देखा था। जीप मदरसे के दरवाजे पर जाकर रुकी तो उसने देखा कि वहां बड़ा सा ताला पड़ा हुआ है। ये एक चौंका देने वाली बात थी। इसकी मालूमात के मुताबिक तो शाहनवाज की रिहाइश यहीं पर थी। अगर वो यहाँ रहता था तो बैरूनी दरवाजे पर ताला लगा होने की इसके सिवा कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी कि वो खतरा भांपकर पहले ही फरार हो चुका है। ताला तोड़ दो, उसने एक सिपाही को हुक्म दिया। उसके हुक्म पर सिपाही ताले पर राइफल के बट मारने लगा। बट से लगने वाली ज़रब ने लोहे के दरवाजे के साथ मिलकर अच्छा खासा शोर बर्पा कर दिया था। वो सब घंटों से मुसलसल मसरूफ थे। मुसलसल परेशानी और भाग दौड़ में इन्हें दिन के रात में तब्दील हो जाने का इतना एहसास नहीं हुआ था। लेकिन गांव की खामोश रात में अपने बिस्तरों में दुबके अफराद तो इनकी शोरीदा सरी से वाकिफ नहीं थे। ताला तोड़े जाने का शोर उनके कानों तक पहुंचा तो वो सूरत हाल जानने के लिए अपने घरों से बाहर आने लगे। पहला आदमी जब वहां पहुंचा तो वो लोग दरवाजा खोलकर मदरसे के अंदर दाखिल हो रहे थे। तुम बाहर ही रुको, किसी फर्द को अंदर नहीं आने देना। डीएसपी मंजूर ने एक सिपाही को हुक्म दिया और फिर मदरसे के अंदर दाखिल हो गए। इलाहाबाद में बिजली की सहूलत मौजूद थी। डीएसपी की हिदायत पर एक सिपाही ने स्विच बोर्ड तलाश करके बटन दबाया तो वहां मौजूद बल्ब रोशन हो गया। इस रोशनी में जो मंजर इनके सामने था वो बज़ाहिर एक मदरसे का ही था। फर्श पर एक साफ सुथरा कालीन बिछाकर उस पर पढ़ने वाले बच्चों के बैठने का इंतजाम किया गया था। दीवार गिर अलमारी में बहुत सी किताबें नजर आ रही थीं। शहरियार ने अलमारी के करीब जाकर इसके शीशे खोले और इन किताबों का जायजा लेने लगा। कुरान मजीद के नुस्खे, अहादीस और फिक़ह के मसाइल पर मुश्तमिल कुतुब, सब कुछ था इस अलमारी में जिसे किसी भी तरह मशकूक करार नहीं दिया जा सकता था। इस सादा से कमरे में इसके अलावा कोई सामान नहीं था। वो अलमारी दोबारा बंद करके कमरे से बाहर निकल गया। डीएसपी मंजूर पहले ही अपने सिपाहियों के साथ बाहर निकल चुका था और इसे ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थीं जैसे किसी और कमरे का ताला तोड़ा जा रहा हो। बाहर निकलते ही उसके ख्याल की तस्दीक हो गई। इमारत में इस कमरे के अलावा 3 कमरे और थे और हर कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैं देखता हूँ, आप दूसरे कमरे की तलाशी लेकर किसी मशकूक शे को अपने कब्जे में कर लें, इसने डीएसपी से कहा और खुद इस कमरे में दाखिल हो गया जिसका दरवाज़ा अभी अभी तोड़ा गया था। कमरे में कोई सामान नहीं था मगर जो कुछ था वो खासा कीमती था। रूम रेफ्रिजरेटर, बेहतरीन लकड़ी से बनी राइटिंग टेबल और कुर्सी, टेबल पर मौजूद लैंप, फर्श पर बिछे मैट्रेस समेत हर शे अपनी आला क्वालिटी की गवाही दे रही थी। टेबल पर जो 2-3 किताबें रखी हुई थी इनका ताल्लुक भी मजहबी उलूम ही से था, लेकिन इनमें से सिर्फ एक किताब उर्दू में जबकि बाकी अंग्रेजी में थी, जिससे जाहिर होता था कि शाहनवाज अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी था। बहरहाल इस बुनियाद पर इसे मशकूक नहीं समझा जा सकता था। शाहनवाज की अजीब व गरीब शख्सियत के बारे में सोचते हुए वो रूम रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ा और उसे खोलकर देखा। पानी की बोतलों, जूस के डब्बों और सॉफ्ट ड्रिंक्स के टिन्स के साथ ही कुछ ऐसी चीजें उसे नजर आईं जिसने उसे चौंका दिया। हाथ बढ़ाकर इनमें से 2 बोतलों को उसने बाहर निकाला। इसे पहचानने में कोई गलती नहीं हुई थी। इन बोतलों में बियर और शैंपियन भरी हुई थी। एक मजहबी शख्स का तासुर रखने वाले आदमी की शख्सियत से ये दोनों चीज़ें कतई मुतसादिम थीं। इससे तो यही जाहिर हो रहा था कि शाहनवाज वो नहीं था जो खुद को लोगों पर जाहिर करता था। बोतलों को वापस इसी जगह रखने के बाद इसने फ्रिज बंद कर दिया और फर्श पर बिछे मैट्रेस के करीब जाकर इस पर रखे मुलायम तकिए को हटाकर देखा। वहाँ एक किताब रखी थी। इसने किताब खोलकर देखी। टाइटल पर एक हसीना के चेहरे और पस मंजर में डूबते सूरज की तस्वीर से ये तो समझ में आ गया था कि ये कोई नॉवेल टाइप की किताब है, लेकिन वो इस किताब का नाम नहीं पढ़ सकता था। अलबत्ता जिस रस्मुल खत में वो नाम लिखा था इसे पहचान सकता था। वो हिंदी जबान थी, यानी वो हिंदी का कोई नॉवेल था जिसे पढ़ने वाला यकीनी तौर पर पढ़ रहा होगा। अगरचे किसी का हिंदी जबान से वाकिफ होना कोई इतने अचंभे की बात नहीं। जबानें सीखने वाले
और शौकीन अफराद कोई भी ज़बान सीख लेते हैं, लेकिन शाहनवाज की शख्सियत शक की जद में थी। इसी वजह से इसके तकिए के नीचे किसी हिंदी नावल की मौजूदगी को भी मशकूक समझा जा सकता था। सर, एक अजीब सी बात सामने आई है। अभी वो शाहनवाज की शख्सियत के ताने बाने में ही उलझा हुआ था कि डीएसपी मंसूर जरा जोश की कैफियत में वहां आ पहुंचा। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ। इसके कहने पर वो इसके साथ चल पड़ा। वो इसे अपने साथ सबसे आखिरी कमरे में ले गया। कमरे में भी फर्श पर एक वैसा ही मैट्रेस बिछा हुआ था जैसा उसने पिछले कमरे में देखा था। मैट्रेस के साथ ही बहुत सी किताबों का भी ढेर मौजूद था, लेकिन इस कमरे में सबसे ज्यादा मुतवज्जा करने वाली जो चीज थी वो उसका एक कोने में मौजूद राख का ढेर था। लगता था कि किसी ने बहुत सी चीजों को एक जगह जमा करके इन्हें आग लगा दी है और अब आग में जल जाने वाली अशिया राख के ढेर की सूरत वहां पड़ी थी। उसने आगे बढ़कर नजरों से इस राख का जायजा लिया। राख देखकर साफ अंदाजा हो रहा था कि यहाँ कागजों का काफी बड़ा ढेर जलाया गया है। इसके अलावा कुछ तार वगैरह भी नजर आ रहे थे। सबसे ज्यादा मुतवज्जे करने वाली चीज जो मुकम्मल तौर पर जल जाने के बावजूद अपनी हैत की वजह से पहचानी जा रही थी, वो एक वायरलेस सेट था। किसी मदरसे में वायरलेस की मौजूदगी बाइसे हैरत थी। डीएसपी भी यकीनन इसी बात से चौंका था। ये तो कोई बहुत बड़ा चक्कर मालूम हो रहा है सर। लगता है कि मदरसे की आड़ में यहाँ कोई और ही खेल खेला जा रहा था। इसके चेहरे पर फैले सोचों के जाल को देखते हुए डीएसपी मंजूर ने ख्याल जाहिर किया तो वो अभी नन्ही सी हूं करके मैट्रेस के साथ पड़े किताबों के ढेर की तरफ आ गया और एक एक करके इन किताबों का जायजा लेने लगा। वो ज़्यादातर मुख्तलिफ मसालक के इख्तिलाफात पर मबनी कुतुब थीं, वैसी ही कुतुब जो एक मसलक खुद को दुरुस्त साबित करने और दूसरे मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले को गलत साबित करने के लिए लिखता है। ये इस किस्म की किताबें थीं जिनसे इसकी इल्मियत तो बेशक साबित हो जाएगी, लेकिन इससे बढ़कर ये बात सामने आएगी कि वो मुसलमानों के दरमियान पाया जाने वाला इख्तिलाफ है। अपने तईं तो वो बेचारा दीन की खिदमत ही कर रहा होता है। इस किस्म की कुतुब का वहाँ पाया जाना मायना खेज था। इसके अलावा उसे इन किताबों में 2 मज़ीद हिंदी नॉवेल मिले। किताबों का एक एक करके जायजा लेते हुए वो सबसे नीचे रखी किताब तक पहुंचा तो उसके जहन को झटका सा लगा और बहुत तेजी से हाथ बढ़ाकर उसने इस किताब को अपने हाथों में उठा लिया। वो कुरान मजीद का अंग्रेजी तर्जुमे वाला नुस्खा था, जिसे फर्श पर ढेर सारी किताबों के नीचे यूं बेपरवाही से पड़ा देखना इसे बहुत ही अजीब लगा था। ये कमरा किसके ज़ेरे इस्तेमाल था? ये बात ना जानने के बावजूद इतना तो वो समझ सकता था कि वो कौन शख्स होगा। अगर वो मुसलमान था तो इससे ऐसी बेपरवाही नहीं होनी चाहिए थी। इसके जहन में यहाँ मुकीम अफराद के मुसलमान होने से मुतालिक शकूक को शुबहात वो अशिया भी पैदा कर रही थीं। शराब की बोतलें, वायरलेस सेट, हिंदी नॉवेल, ये वो अशिया थीं जो एक ख़ास सिमत में इशारा कर रही थीं। इसे ले जाकर किताबों वाली अलमारी में रख दो। अपने साथ कमरे में मौजूद सिपाही के हाथ में कुरान का वो नुस्खा थमाते हुए उसने इसे हुक्म दिया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। सिपाही ने पूरे एहतराम के साथ नुस्खा थामा और हुक्म की तामील के लिए कमरे से बाहर निकल गया। यहाँ कुछ ऐसा ही मामला नजर आ रहा था। यूँ लगता था कि दीनदारी की आड़ लेकर किसी और मकसद के हुसूल के लिए ये मदरसा कायम किया गया हो। मौजूदा हालात में कुछ कुछ वो मकसद समझ में आ भी रहा था, लेकिन अभी कोई हतमी नतीजा निकाला नहीं जा सकता था। दूसरे कमरे में क्या है? अपनी सोचों को परे धकेलते हुए उसने साथ खड़े डीएसपी मंजूर से कहा। कुछ खास नहीं, बस 3-4 आम से बिस्तर लगे हुए हैं। इसके अलावा पूरा कमरा खाली है। इसने इसे बताया तो वो सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। डीएसपी मंजूर उसके पीछे पीछे था। उसने दूसरे कमरे के खुले दरवाजे से अंदर झांका। अंदर का मंजर डीएसपी के बयान की तस्दीक कर रहा था। मैंने किचन वगैरह भी चेक करवा लिया था। वहाँ आम इस्तेमाल के बर्तनों और दूसरी ज़रूरत की चीज़ों के अलावा कुछ और नहीं है। इसके पीछे चलते हुए डीएसपी ने रिपोर्ट दी, जो इसने बिना किसी तासुर के साथ सुनी। वो लोग अब दोबारा इस कमरे में आ चुके थे जिसका उन्होंने सबसे पहले जायजा लिया था और जो बैरूनी गेट से करीब तरीन था, इसलिए वहां बाहर की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। आवाज़ों से जाहिर हो रहा था कि अब मदरसे के बाहर गांव के लोगों की अच्छी खासी तादाद जमा हो चुकी है और वो इतनी रात को
पुलिस के वहां आने और मदरसे का ताला तोड़कर इसमें दाखिल होने पर आपस में चेमगोइयां कर रहे हैं। डीएसपी के बाहर निकलने के बाद ऐसी आवाजें सुनाई देती रहीं जैसे लोग इससे हालात के बारे में पूछ रहे हों, लेकिन फिर डीएसपी के रौब ने उन्हें ज्यादा सवालात करने की मोहलत नहीं दी। कुछ देर बाद वापस आया तो उसके साथ 3 मर्द और एक नॉर्मल लड़का मौजूद था। वो लोग कुछ खौफजदा नजर आ रहे थे। बैठिए, उसने उन्हें अपने साथ बैठने का इशारा किया तो वो कुछ सिकुड़कर वहां बैठ गए। इस मदरसे के मालिक शाहनवाज साहब के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? वो बड़े चंगे आदमी हैं सर जी, हर एक से बड़ी चंगी तरह गल करते हैं, दिल के भी बड़े खुले डुल्ले शख्स हैं। एक शख्स फौरन ही उनकी तारीफ में रत्ब लिसान हो गया। ये वही राय थी जो इससे पहले वो दीन मोहम्मद के मुंह से भी सुन चुका था। आज वो कहाँ गए हैं? तुम में से किसी ने इन्हें यहाँ से जाते हुए देखा था कि वो कब गए थे? तारीफों के सिलसिले को रोकने के लिए उसने फौरन ही दूसरा सवाल किया। वो आज ही थोड़ा गए हैं सर जी, वो तो 2 दिन से गए हुए हैं। शाहनवाज साहब कह रहे थे कि ना हमारे पुत्र बड़े ज़हीन हैं, इन्हें लाहौर के बड़े मदरसे में दाखिला दिलाने के लिए ले गए हैं। हमने भी कहा कि इससे चंगी गल भला क्या होगी। इधर तो वो दोनों पिंड के दूजे मुंडों के साथ लड़ते ही फिरते थे, अब लाहौर में रहकर तालीम ही हासिल कर लेंगे। सारा खर्चा शाहनवाज साहब ने करने का वादा किया है। बड़े चंगे आदमी हैं वो, अल्लाह इनको लंबी हयाती दे। वो शख्स शाहनवाज को दुआएं दे रहा था और बाकी 2 अफराद के चेहरों पर भी ऐसे तासुरात थे जिनसे जाहिर हो रहा था कि वो इसके हम ख्याल हैं। इसने, शाहनवाज ने, इनके जहनों को बुरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया था। जभी तो वो अपने बेटों को दूर भेजते हुए इसके साथ जरा भी मुतरद्दिद नहीं हुए थे। शाहनवाज साहब 2 दिन से लाहौर गए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि 2 दिन से मदरसा भी बंद होगा? उसने चौंक कर पूछा। मदरसे की जो हालत थी इससे ये कतई जाहिर नहीं हो रहा था कि वो 2 दिन से बंद पड़ा हुआ है। गांव की इस धूल उड़ाती फिजा में 2 दिन के अरसे में इमारत के अंदर अच्छी खासी धूल मट्टी जमा हो जाना चाहिए थी, जबकि अभी जब वो लोग अंदर का जायजा ले रहे थे तो इन्हें किसी शय पर गिर्द की तह नजर नहीं आई थी। यूं लगता था कि आज ही किसी ने सफाई की हो। मदरसा तो बंद नहीं था जी, 2 दिन से बच्चे बराबर यहाँ पढ़ने के लिए आ रहे हैं। बच्चों से पता चला था कि आजकल शाहनवाज साहब का कोई परौना आया हुआ है, वही इन लोगों को पढ़ा रहा था। मैं इनसे मिलने के लिए भी आया था, पर उन्होंने कहलवा दिया कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए किसी से मिल नहीं सकते। मैंने बुरा नहीं माना और घर वापस आ गया कि बाद में मिल लूँगा, लेकिन आज शाम में मेरा छोटा पुत्र जो ज़्यादातर इधर मदरसे ही में रुका रहता था, घर वापस आ गया कि शाहनवाज साहब के दोस्त वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो मदरसे को ताला लगा कर जाएंगे और चाबियां लाहौर में ही शाहनवाज साहब को दे देंगे। वो शख्स जिसकी साथी ने बतौर अजमत अली उसके नाम की निशानदही की थी, उसके सवाल के जवाब में बताया। इसके जवाब से इससे अंदाजा हुआ कि मदरसा साफ सुथरा क्यों था। साथ ही इस अंदाजे की भी तस्दीक हो गई कि वहाँ शाहनवाज के अलावा भी कोई शख्स मुकीम था। तीसरा कमरा जिसमें मामूली बिस्तर लगे हुए थे, यकीनन गांव के इन लड़कों के लिए मखसूस होगा जो वक्तन फवक्तन मदरसे में कयाम करते रहते थे। दीन मोहम्मद का बेटा अब्दुल मतीन भी तो सुना है काफ़ी ज़हीन और मेहनती है, इसे अपने साथ नहीं ले गए शाहनवाज साहब? दीन मोहम्मद और अमीन से इसे जो मालूमात हासिल हुई थीं, इनके मुताबिक अब्दुल मतीन खुशीली तबीयत का मालिक होने के बावजूद शाहनवाज की बहुत सुनता था। अब इसे शाहनवाज के साथ लाहौर जाने वाले जिन 2 लड़कों के बारे में बताया गया था, इनकी भी ये खुसूसियत सामने आई थी कि वो कुछ झगड़ालू तबीयत के मालिक थे। शाहनवाज की खुसूसी तवज्जो का मरकज वो बच्चे थे जिनकी फितरत में सरकशी, जज्बातीपन और गुस्सा मौजूद था। इस किस्म के बच्चों को उसने यकीनन किसी खास मकसद के तहत ही खुद से करीब किया होगा। वो मकसद क्या था, ये तो अब्दुल मतीन के अंजाम से भी जाहिर हो रहा था, लेकिन वो तस्दीक करना चाहता था कि अब्दुल मतीन को इस काम पर उकसाने वाला शाहनवाज ही था या नहीं। इसका अंदाजा इस बात से भी हो सकता था कि अब्दुल मतीन उसी के साथ कहीं गया हो। अब्दुल मतीन से बड़ा प्यार करते थे शाहनवाज साहब, अगर वो इधर होता तो शायद इसे भी अपने साथ लाहौर ले जाते, पर वो तो कई दिनों से गायब था। दीन मोहम्मद बेचारा तो खुद इसे ढूंढता फिर रहा था। अजमत अली ने जवाब दिया तो वो सोच में पड़ गया। ये भी तो मुमकिन था कि अब्दुल मतीन को कई दिन पहले मंदिर से इसलिए हटा दिया गया हो कि इससे एक बड़ा काम लिया जाना था।
शाहनवाज नहीं चाहता होगा कि बाद में इसकी शनाख्त होने के बाद कोई इसके अब और अब्दुल मतीन से मुतालिक पूछगछ करने आए। कोई आता भी तो वो साफ कह सकता था कि मुझे खबर नहीं, मैं तो खुद यहाँ मौजूद नहीं था जब अब्दुल मतीन गायब हो गया था। वो जिन 2 लड़कों को अपने साथ ले गया था, इन्हें किसी जगह पहुंचाने के बाद वापस यहाँ आने का इरादा रखता था, लेकिन दीन मोहम्मद और उसके घर वालों के पुलिस की हिरासत में जाने की खबर सुनकर उसका यहाँ मुकीम साथी ठिठक गया और जल्दी जल्दी तमाम मशकूक चीज़ों को आग लगाकर यहाँ से भाग गया। जल्दी की वजह से इसे शराब की बोतलों को ठिकाने लगाने या इस बेतरतीबी को दुरुस्त करने का मौका नहीं मिल सका, जिससे इसकी बदअकीदगी जाहिर हो जाती थी। शाहनवाज साहब के दोस्त यहाँ ठहरे हुए थे, इनका नाम मालूम है तुम्हें बेटा? अब वो इनके साथ मौजूद नौमर लड़के की तरफ मुतवज्जा हुआ। नाम तो नहीं मालूम, शाह साहब ने बताया था कि वो इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े आलिम हैं और इधर थोड़े दिनों के लिए रहने आए हैं। हम तो इन्हें मौलाना साहब कहकर पुकारते थे। इनका हुलिया कैसा था, कुछ बता सकते हो? लड़के ने सोचते हुए कहा। बड़े ऊंचे पूरे आदमी थे, रंग सांवला था, आंखें भूरी थीं, सर के बाल खशखशी थे और दाढ़ी मुंडी हुई थी, आंखों पर चश्मा भी लगाते थे। ये मेरा छोटा पुत्र है जी, इसने बिल्कुल सही हुलिया बताया होगा। 2 दिन से यही इनकी खिदमत के लिए यहाँ रुका हुआ था। अजमत अली ने बीच में दखल देते हुए इसकी मालूमात में इजाफा किया। वो किस कमरे में रुके हुए थे और कब से यहाँ रह रहे थे? अजमत अली की तरफ तवज्जो दिए बगैर उसने लड़के से एक और सवाल किया। रह तो बड़े दिनों से रहे थे, पर अंदर अपने कमरे में ही रहते थे, हमारे सामने नहीं आते थे। वो जो आखिरी वाला कमरा है ना, उधर रहते थे। हमें तो इनसे शाह साहब ने अपने लाहौर जाने से 1 दिन पहले ही मिलवाया था। ये बात काफ़ी गौरतलब थी। एक शख्स जो कई दिनों से शाहनवाज का मेहमान था, मुसलसल कई दिन वहाँ क़याम पजीर रहने के बाद किसी के सामने नहीं आया। 2 दिन पहले शाहनवाज ने इसे अपने लाहौर जाने से कबल बच्चों से मिलवाया था और वो सिर्फ बच्चों तक ही महदूद रहा और मुलाकात की ख्वाहिश लेकर आने वाले अजमत अली को उसने ये कहकर टाल दिया था कि मेरी तबीयत ख़राब है। इस बात का एक मतलब ये भी हो सकता था कि वो कोई ऐसा शख्स हो जो लोगों से मिलना न चाह रहा हो और उसे डर हो कि कोई उसे शनाख्त न कर ले। इसका जो हुलिया सामने आया था, इससे भी ये जाहिर हो रहा था कि मुमकिन है किसी ने अपना हुलिया बदलने की कोशिश की हो। सर के बाल छोटे करवाने के बाद अगर कोई शख्स अपनी दाढ़ी भी मुंडवा डाले तो एक नज़र डालने पर जान पहचान वाले भी इसे शनाख्त करने में धोखा खा जाते हैं। इस पर कॉन्टैक्ट लेंस और चश्मे के इस्तेमाल से और भी वाज़ेह तब्दीली लाई जा सकती है। इस तब्दील शुदा हुलिये के बाद वो शख्स आजमाइशी तौर पर बच्चों के सामने आया होगा। क्या आया वो इसे पहचानते हैं या नहीं? बच्चों में से किसी ने भी उसे शनाख्त नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो किसी बड़े के सामने आने की जुर्रत नहीं कर सका। बहरहाल ये सारे मफरूज़े थे जिनकी तस्दीक या तर्दीद करने वाला कोई मौजूद नहीं था। जो बात सबसे ज़्यादा वाज़ेह थी वो ये कि उनको यहाँ पहुँचने में देर हो गई थी और इस मशकूक शख्स को फरार होने का मौका मिल गया था। शाहनवाज तो 2 दिन पहले ही यहाँ से जा चुका था और अब उसके वापस आने का कोई इम्कान नहीं था। इसके साथ गांव के 2 नौउम्र लड़के भी थे जो शायद अब्दुल मतीन ही की तरह इस्तेमाल करने का वो इरादा रखता था। यह ख्याल बहुत दहशतनाक और रूह को लर्जा देने वाला था। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। अपने जहन में कुलबुलाते हुए इन अंदेशों का अक्स उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और अपने सामने बैठे हुए लोगों को हुक्म दिया। वो लोग शायद इससे सूरत हाल जानने के लिए बेचैन थे, लेकिन इसकी संजीदगी को देखते हुए कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं कर सका और चुपचाप बाहर निकल गया। इनके बाहर निकलने के बाद वो डीएसपी मंसूर की तरफ मुतवज्जा हुआ। इसके चेहरे पर बड़ी खंभीरता थी और पेशानी पर शिकनों का जाल बिछा हुआ था। वो शुरू से इस तफ्तीश के साथ साथ था और यकीनन इसने भी नताइज अखज़ किए थे जो वो अखज़ कर चुका था। इस गांव के थानेदार को बुलवाओ, ये इमारत फिलहाल सील करवानी पड़ेगी। कल मैं लाहौर से एक्सप्रेस को बुलवाकर यहाँ से फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठवा लूँगा। इन लोगों ने कितनी ही एहतियात की हो, लेकिन यहाँ इनका मुसलसल क़याम था। कहीं न कहीं उन्होंने अपने फिंगरप्रिंट्स ज़रूर छोड़े होंगे, खुसूसन इन कब्रों में जहाँ शाहनवाज और उसका साथी क़याम पजीर था। मुमकिन है कि फिंगरप्रिंट्स की मदद से हमें इन तक पहुँचने में कामयाबी हो जाए।
इसके इस हुक्म पर फौरन अमल किया गया। थोड़ी देर बाद थानेदार और उसके 2 सिपाही वहां पहुंचे तो उन्होंने यूनिफॉर्म बेशक पहन रखी थी, फिर भी इनकी आंखों की सुर्खी और यूनिफॉर्म की बेतरतीबी गवाही दे रही थी कि वो गहरी नींद से जगाए गए हैं। 3-4 अफराद के स्टाफ पर मुश्तमिल इस गांव में मौजूद थाना हकीकतन बस खानापुरी ही के लिए बना था। पुलिस की वहां कारकर्दगी का मयार दीन मोहम्मद की बेटी के अगवा वाले केस से ही लगाया जा सकता था। थाने का अमला अपनी तनख्वाहें वसूल करने और गांव वालों को अपने रोम में रखने को ही बस अपनी ड्यूटी तस्वुर करता था। इसके अलावा रावी इनके लिए चैन ही चैन लिखता था, खुसूसन इसलिए भी कि इन्हें ऊपर से किसी एहतिसाब का डर नहीं था, बल्कि एक तरह से इन्हें अपने आला अफसरान की पुष्टपनाही ही हासिल थी। इसकी मिसाल भी दीन मोहम्मद की बेटी वाले मामले से मिलती जुलती थी। एसपी ने एक मामूली थानेदार की तरह इस बात की हिमायत की थी कि केस का रुख ही बदल कर रख दिया था और वो दीन मोहम्मद को ही गलती पर समझते हुए खामोशी इख्तियार करके बैठ गया था। थानेदार ने इस तरह एसी साहब को जुल दे देने पर यकीनन खुद को बड़ी दाद दी होगी, मगर अब रात के इस पहर एसी पुलिस के एक ऑफिसर के साथ वहां नजर आ रहा था तो गहरी नींद से जगाए हुए थानेदार को कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि उनकी यहाँ आमद का क्या मकसद है। उसने अपनी पुलिस की मुलाजमत के अरसे में यकीनन खा खा कर तोंद की परवरिश करने के सिवा कुछ नहीं किया था, वरना कम से कम दीन मोहम्मद की इसके अहले खाना समेत गिरफ्तारी पर ही कुछ चौंकता और कुछ गैर मामूली सूरत हाल के लिए अपने अमले को अलर्ट कर देता। लेकिन इसकी गफलत का तो यह आलम था कि इसके थाने की हुदूद में एक मदरसे में जिले का एसी, डीएसपी और पुलिस के सिपाही इतनी देर से मौजूद थे, फिर भी इसे कोई खबर नहीं हो सकी थी। गांव के जाग जाने वाले अफराद ने भी यकीनन इसकी मुस्तकिल किस्म की बेइतनाई देखते हुए इसे ये इतला पहुंचानी जरूरी नहीं समझी और अब वो आंखें फाड़े कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। इन लोगों के पास इसे समझाने का वक्त नहीं था। डीएसपी मंसूर ने इसे मदरसे की इमारत को सील करने का हुक्म दिया, 2 सिपाहियों को वहां तैनात करने और अंदर मौजूद अशिया के साथ छेड़छाड़ न करने का मजीद हुक्म दिया। शहरियार इस कार्रवाई से अलग थलग गाड़ी में जा बैठा। आखिरकार रात के आखिरी पहर इनकी अल्लाहाबाद से रवानगी मुमकिन हो सकी। वापसी के सफर के दौरान इसे अपनी जिस्मानी कैफियत का अंदाजा हुआ। मुसलसल भागदौड़, सफर और जख्मों की परवाह न करने से उसका जिस्म किसी फोड़े की तरह दुख रहा था और अब इस बात की शदीद जरूरत थी कि चाहे कलील वक्त के लिए ही सही, इसे दवा और ग़िज़ा के साथ थोड़े से आराम का मौका मिल जाए। वो मुश्किल से 2 घंटे की नींद ले सका था। अपनी रिहाइशगाह पर वापस पहुंचने के बाद भी इसे कई अहम काम निपटाने पड़े थे। पहला काम तो सज्जाद राना को फ़ोन करके शाहनवाज के मदरसे के मुतालिक बताने और एक्सपर्ट्स को भिजवाने की दरख्वास्त करने का था। फिर इसने अस्पताल की सूरत हाल के बारे में जानने के लिए फ़ोन किया। ये जानकर कि शदीद जख्मियों को लाहौर रवाना कर दिया गया है, इसे खासा सुकून मिला था। जख्मियों में से कुछ की मौत भी वाक़ई हो गई थी। अंदाज़न इस हादसे में पुलिस वालों समेत 30 से 35 अफराद जाँ बहक हो गए थे। इतने ही जख्मी भी हुए थे। मरने वालों के लिए अफसोस और इनके बुरसा की अश्कशुई के लिए माली इमदाद के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता था। अलबत्ता जख्मियों को बरवक्त तिब्बी इमदाद मिलना बहुत ज़रूरी था। वज़ीर आला ने मरने वालों के बुरसा और जख्मियों के लिए माली इमदाद का ऐलान किया था। सदर और वज़ीर आज़म ने इस वाक़े की मज़म्मत की थी। इन सारी इत्तलात के साथ इसे ये इत्तला भी मिल गई थी कि इसके मंजर से गायब हो जाने का काफ़ी बुरा माना गया था। मीडिया वालों ने इस इशू को लेकर कयास आराइयाँ की थीं। हादसे के बाद अफराद की गिरफ्तारी की खबर भी गर्दिश कर रही थी और मीडिया वाले इसी स्टोरी की तलाश में बू सूंघते हुए फिर रहे थे। वज़ीर आला ने सूरत हाल पर बरहमी का इजहार किया था। वो इस इत्तला को ज़्यादा खातिर में नहीं लाया था। वज़ीर आला ने कहा कि ताख़ीर की वजह से एक अहम शख्स फरार होने में कामयाब हो गया, वरना शाहनवाज न सही, इसका वो मेहमान ज़रूर पकड़ा ही जाना था। बहरहाल होने वाली इस गलती पर अफसोस करते रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। असल बात ये थी कि इस गलती की तलाफ़ी की कोई सूरत निकाली जाती और तलाफ़ी सही रुख पर तहकीकात करने से ही हो सकती थी और जो कि वो कर सकता था वो कर रहा था। डीएसपी मंसूर को भी उसने चंद हिदायत रास्ते में ही दे दी थीं।
ये ज़रूरी काम निपटाने के बाद ही इसे अपने जख्मों पर मरहम लगाकर एक गिलास दूध के साथ पेन किलर लेने की मोहलत मिली थी। बिस्तर पर लेटने के बाद सिर्फ 2 घंटे की उसे मोहलत थी। 2 घंटे बाद ही वो बिस्तर से उठकर फ्रेश होने के बाद नाश्ते की मेज पर आ गया। नाश्ता भी उसने बराए नाम ही किया था। कल के हादसे के बाद, जिसमें उसने अपनी आंखों से इंसानी जिस्मों के उड़ते हुए टुकड़े और लहू बहता हुआ देखा था। कुछ खाना पीना आसान नहीं था, लेकिन इसे मालूम था कि इन हालात में इसे खुद को काबू में रखना जरूरी है। चुनाचे इस वक्त दिल ना चाहने के बावजूद भी उसने जिस्मानी तवानाई के लिए जरूरत पूरी की थी और अब तैयार होते हुए अब्दुल मन्नान से राब्ता करने की कोशिश के बारे में वो सोच ही रहा था। कि बैटमैन ने इसे डीएसपी मंजूर की आमद की इत्तला दी। डीएसपी की इस वक्त आमद खालिया जिल्लत न थी। इसे इंतजार के लिए सिटिंग रूम में बिठाने का हुक्म देने के बाद वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और ड्राइंग रूम में पहुंच गया। सिटिंग रूम में कदम रखते ही इसकी नज़र डीएसपी के चेहरे पर पड़ी। उसे सूरत हाल का एहसास हुआ, ताहम खुद से कोई सवाल जवाब किए बगैर वो इसके सलाम का जवाब देते हुए सिंगल सोफे पर बैठ गया। आपकी हिदायत के मुताबिक मैंने अल्लाहाबाद के मदरसे से फरार होने वाले बंदे का हुलिया अपने थाने में करवाकर इन्हें बस अड्डे से मालूमात हासिल करने के लिए भेजा था। एक बस के कंडक्टर ने इतला दी है कि इस हुलिये का एक बंदा अल्लाहाबाद से इसकी बस में सवार हुआ था। ताहम उसे ये याद नहीं कि वो बस यहाँ से लाहौर तक के रूट पर चलती है या नहीं। लाहौर में जब बस खाली हुई तो इसके बचे हुए मुसाफिरों में वो शख्स शामिल नहीं था। ये बात बस कंडक्टर को इसलिए याद रह गई है कि इसका ख्याल है कि वो बंदा किसी दूसरे शहर के बस अड्डे पर उतर गया होगा। हमारे जिले से जितनी भी बसें लाहौर के रूट पर जाती हैं, इनके यही शेड्यूल होता है। असल में रोज़ रोज़ लाहौर तक ज़्यादा मुसाफिर नहीं जाते। ज़्यादातर की मंजिल कोई करीब का ही शहर गांव होता है, इसलिए कंडक्टर अंदाज़ा नहीं लगा सका कि वो शख्स कहाँ उतरा। डीएसपी ने खुद ही इसे रिपोर्ट देनी शुरू कर दी, जिसे सुनने के बाद वो बोला, जिन 2 मकामात पर बस ठहरी थी आप वहाँ अपने बंदे भेजकर मालूमात करवा लें। हो सकता है कि वो शख्स वहाँ से किसी दूसरी बस में बैठकर आगे गया हो और इस बस के कंडक्टर या ड्राइवर को इसका हुलिया याद हो तो हमें अंदाज़ा हो सकेगा कि वो यहाँ से निकलने के बाद कहाँ पहुँचा है। मैं इस काम के लिए हिदायत दे चुका हूँ। अब तक बंदे रवाना भी हो चुके होंगे। 2-4-6 घंटे बाद वो वापस आ जाएंगे तो इनके पास इस सिलसिले में कोई इत्तला होगी। डीएसपी फौरन अपनी कारकर्दगी के बारे में बताने लगा, ताहम इसके चेहरे पर मौजूद परेशानी के तासुरात बदस्तूर मौजूद रहे। कोई और बात? इसकी कैफियत भांपते हुए उसने संजीदगी से सवाल किया और कड़ाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा। इसे अब तक रवाना हो जाना चाहिए था, लेकिन डीएसपी की मौजूदगी की वजह से वो रुका हुआ था। एक बैड न्यूज़ है सर, दीन मोहम्मद और उसकी फैमिली गायब है। मैं इलाहाबाद से आने के बाद थाने गया था, वो लोग वहाँ मौजूद नहीं थे। डीएसपी ने धीमे अल्फाज में बताया तो वो चौंक गया। थाने के एक कमरे में पुलिस के सिपाहियों की निगरानी में मौजूद 2 अफराद आखिर कहाँ और कैसे गायब हो सकते थे? वो लोग वहाँ से किस तरह गायब हो सकते हैं? वो बिल्कुल निहत्थे थे। इनका एक मुकफ्फल कमरा था, कमरे में बंद थे और उसके बाहर निगरानी पर मौजूद सिपाहियों को जुल्फ देकर फरार हो जाना किसी तरह मुमकिन नहीं। अपने जहन में उठने वाले सवाल उसने डीएसपी के सामने भी रख दिए। वो खुद से फरार या गायब नहीं हुए, बल्कि इन्हें गायब किया गया है। आपको याद होगा कि जब हम इलाहाबाद के लिए रवाना हो रहे थे, इसी वक्त एसपी साहब तशरीफ़ ले आए थे। इनकी तशरीफ़ आवरी के बाद ये हुआ होगा। इसकी इत्तला मुझे थाने में मौजूद अपने एक मुखबिर के ज़रिए मिली है। इसने मुझे बताया कि एसपी साहब के थाने पहुंचते ही एसएचओ भी वहां पहुंच गया था। इसे हमने सारी तहकीक से अलग रखा था और आपके हुक्म पर दीन मोहम्मद और उसके घर वालों को इलाहाबाद से गिरफ्तार करने का काम तो मैंने इसी से लिया था। इसने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इस गिरफ्तारी का नूरपुर होने वाले हादसे से कोई ताल्लुक हो सकता है। चुनाचे उसने मौका मिलते ही एसपी साहब के कान में सारी बात फूंक दी। वो तो यकीनन पहले ही आपसे और मुझसे नाराज़ था। हमने स्मगलिंग में मुलविस बंदे को जिस तरह इनके इल्म में लाए बगैर खामोशी से खुफिया ठिकाने पर रवाना कर दिया था,
ये बात इन्हें भूली तो नहीं होगी। चुनाचे उन्होंने इस मौके से फ़ायदा उठाया और दीन मोहम्मद और उसकी बीवी और बेटे को किसी और जगह मुंतकिल करवा दिया। ये काम उन्होंने अपने बहुत ही बाएतमाद किस्म के बंदों से लिया होगा। मेरे मुखबिर को नहीं मालूम कि वो जगह कौन सी है। अब सूरत हाल ये है कि थाने के रिकॉर्ड में तो उन लोगों की गिरफ्तारी शो ही नहीं की गई। अमला किसी तौर एसपी साहब के खिलाफ गवाही देगा नहीं कि गिरफ्तार शुदा अफराद उन्होंने ही गायब करवाए हैं। यूँ समझे कि जो कुछ मुझे अपने मुखबिर के जरिए मालूम हुआ है वो ऑफ द रिकॉर्ड है। इसके बारे में एसपी साहब से कुछ नहीं पूछा जा सकता। इनकी तरफ से साफ जवाब मिल जाएगा कि जब किसी को गिरफ्तार ही नहीं किया गया तो इसके रिहा और गायब होने का क्या सवाल। डीएसपी की दी हुई रिपोर्ट तशवीशनाक थी। दीन मोहम्मद और उसके अहले खाना का धमाके से कोई ताल्लुक होने के शक का मतलब ये था कि हर मुमकिन तरीके से ये जुर्म कबूल करवाने की कोशिश करवाई जाती। उमूमन खुदकुश हमलावर का सर धमाके में महफूज रह जाता है। अब्दुल मतीन का सर भी मौके पर मिल गया था। इसके चेहरे की तस्वीर की मदद से जब इसके बारे में तहकीकात की जाती तो ये बात साबित हो जाती कि वो दीन मोहम्मद का बेटा था। इस हकीकत के मालूम होने के बाद तो वो बेचारा मजीद अताब में आ जाता। लेकिन डीएसपी की बात सही थी कि एसपी मुकर जाता तो किसी भी तरह ये साबित नहीं किया जा सकता था कि वो मजलूम खानदान इसकी तहवील में है और इसको यकीनन मुकरना ही था। अगर इसकी नीयत में खोट ना होती तो वो इन्हें गायब ही क्यों करता। अब तो जो हो गया सो हो गया। आप अपने स्टाफ समेत जबान बिल्कुल बंद रखिएगा। फौरी कार्रवाई की ज़रूरत महसूस करते हुए मैंने रिस्क लेते हुए इतने आम तरीके से इस केस पर काम शुरू कर दिया था, वरना ये अहम मामला है जिसकी तहकीक बहुत आला सतह पर होनी चाहिए। लाहौर से टीम आ जाने के बाद ये केस इसे रेफर कर दिया जाएगा। एसपी साहब एफिशिएंसी दिखाने के चक्कर में जो कुछ कर रहे हैं इन्हें करने दो। इन्हें जल्द मालूम हो जाएगा कि दीन मोहम्मद इनके किसी काम का नहीं। इब्तिदाई तौर पर लगने वाले झटके के बाद उसने खुद को संभाल लिया था और डीएसपी को हिदायत दी। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो ज़रूर बताइएगा सर। एफिशिएंसी तो डीएसपी भी दिखाना चाहता था। चुनाचे रुखसत होने से पहले उसने इस्तदा की। हाँ, पर काम करने के लिए जो टीम यहाँ आएगी इसके साथ आप ही को रहना होगा। कुछ ब्रीफिंग तो मैं खुद ही भी दे दूंगा, लेकिन छोटी छोटी बातों के जवाबात देने के लिए जाहिर है कि कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जो बाखबर भी हो। मेरे ख्याल में इस काम के लिए आप ही सबसे ज़्यादा मुनासिब आदमी होंगे। उसके इस जवाब ने डीएसपी का चेहरा खिला दिया। वो खुद जानबूझकर इस शख्स को ऐसे मौके फराहम कर रहा था कि इसे अपने कैरियर को ऊपर ले जाने के लिए कारकर्दगी दिखाने का मौका मिले। एसपी की तरफ से मायूस होने के बाद इसके मातहत ऑफिसर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग इंतजामी नुक्ता नज़र से बहुत अहमियत रखती थी। वो ये भी महसूस कर चुका था कि बेशक डीएसपी अपनी तरक्की के लालच में मुब्तला है, लेकिन फितरतन इतना बुरा आदमी नहीं कि जो हर वक्त बिकने के लिए तैयार बैठा हो। इस तरह के आदमी को ज़रा सी अहमियत देकर रोशन मुस्तकबिल की झलक दिखा दी जाए तो वो कारामद साबित होता है। अभी तक इसका ये ख्याल सही साबित हो रहा था, इसलिए इसने फैसला कर लिया था कि डीएसपी मंजूर को ही हर मामले में फ्रंट पर रखना है। इसे रुखसत करने के बाद वो अस्पताल के लिए रवाना हो गया। अब तक इसे वहां जाने का मौका नहीं मिल सका था और इसे इल्म था कि मीडिया इस बात को उछाल रहा है। इस पसमानदा से ज़िले में असिस्टेंट कमिश्नर ही सबसे बड़ा अफसर था और इसका मुसलसल मंजर से गायब रहना वाज़े तौर पर नज़रों में आया था। मुमकिन था कि इसके मुखालफिन ने भी मीडिया की तवज्जो चुपके से इस तरफ मबजूल करवा दी हो। जब भी वो लोग ज़्यादा शोर मचा रहे थे, वो जैसे ही अस्पताल पहुंचा वहां मौजूद 2-3 सहाफ़ियों ने उसे घेर लिया। आपके ज़िले के एक गांव के अफराद पर क़यामत टूट पड़ी। कई लोग यहाँ अस्पताल में दम तोड़ गए हैं और आप अब इनकी मिजाज पुरसी के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। एक सहाफ़ी ने नोकीले लहजे में इससे सवाल किया। मैं इन लोगों की तरफ से गाफिल नहीं था। मेरा पीए ज़ख्मी होने के बावजूद मुसलसल यहाँ मौजूद था और मेरा इससे फ़ोन पर राब्ता था। मैं ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद पहुँचाने के लिए जो इक़दाम कर सकता था वो मैंने किए। मेरी ज़ाती कोशिशों से ही ये मुमकिन हो सका कि ज़्यादा मुतासिर अफराद को हेलीकॉप्टर के ज़रिए लाहौर के ज़्यादा सहूलियात वाले अस्पताल में मुंतकिल किया जा सके। मिजाज पुरसी की फॉर्मेलिटी निभाने के लिए यहाँ बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन मैं कुछ ऐसे कामों में मसरूफ़ था जो मुझे ही करने थे। बहुत तहम्मुल से सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए आखिर में उसका लहजा कुछ तल्ख हो गया, जिसका नोटिस लेते हुए सहाफ़ी ने
तेज लहजे में फौरन एक और सवाल दाग दिया। क्या आप इन मजलूम अफराद की मिजाज पुरसी के लिए आने को महज फॉर्मेलिटी समझते हैं? मेरा ये मतलब नहीं है। वो फौरन संभला। मैं इस हादसे का शिकार होने वाले तमाम अफराद से हमदर्दी रखता हूँ, इसलिए पहली फुर्सत में इनसे मिलने यहाँ आ गया हूँ। मुझे इन लोगों की कितनी फिक्र है, इस बात का अंदाज़ा तो आप इस तरह लगा सकते हैं कि खुद जख्मी होने के बावजूद मैं जाए हादसा पर मसरूफ़ अमल रहा। अगर मुझे इन लोगों की फिक्र नहीं होती तो मैं इस तरह इन्हें अपनी ज़ात पर तरजीह नहीं देता। इस तरह से उसने सियासतदानों की तरह अपनी कारकर्दगी को जताना उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये सहाफ़ी बिरादरी बात का बतंगड़ ना बनाए, इस एहतियात के पेश नज़र इसे ये जुमले बोलने पड़े। सुना है कल आपके हुक्म से कुछ अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। क्या इनका ताल्लुक नूरपुर में होने वाले धमाके से है? एक दूसरे सहाफ़ी ने नया सवाल दागा। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी पुलिस तहकीक कर रही है और ये तहकीकात बिल्कुल इब्तिदाई मराहिल में हैं। कोई वाज़ेह बात सामने आ जाने के बाद मीडिया के अफराद को आगाह कर दिया जाएगा। बहुत संजीदगी से इस सवाल का जवाब देने के बाद उसने अपने कदम अस्पताल के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। सहाफ़ी अभी इसकी जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इसे मजीद किसी जवाब के लिए आमादा न देखकर इन्हें इसकी जान छोड़नी ही पड़ी। हाउ आर यू अब्दुल मन्नान? वो दोपहर के करीब अपने दफ्तर पहुंच सका। अस्पताल में जख्मियों की मिजाज पुरसी से फारिग होते ही उसे ये इत्तला मिल गई थी कि लाहौर से तहकीकाती टीम पहुंच चुकी है। इस टीम से इसने अपने बंगले पर मुलाकात की और धमाके से मुतालिक अपनी मालूमात को शेयर करने के साथ साथ अपने शकूक व शुबहात भी इनके सामने बयान कर दिए। इस मुलाकात के दौरान डीएसपी मंसूर भी वहां मौजूद रहा। टीम के अरकान से उसका तारुफ करवाते हुए उसने उन्हें तजवीज़ दी कि इब्तिदा से इस केस पर इसके साथ काम करने की वजह से वो इनके लिए कारआमद फ़र्द साबित हो सकता है, इसलिए वो इसे अपने साथ रखें। टीम के अरकान ने इस बात को कबूल कर लिया। चाय पीने के बाद वो लोग डीएसपी मंसूर की रहनुमाई में इलाहाबाद के लिए रवाना हो गए। तब कहीं जाकर उसे अपने ऑफिस पहुंचने का मौका मिल सका। अब्दुल मन्नान को उसने इस मुलाकात में इसलिए अपने साथ नहीं रखा था कि वो दफ्तर में ही रहकर बाकी मामला संभालता रहे। कल नूरपुर से वापस आने के बाद अब जाकर इन दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हो रही थी, इसलिए इसने इससे ये सवाल किया था। मच बेटर सर। मुशर्रफ खान ने बहुत अच्छी ड्रेसिंग की थी। बाद में मैंने एक डॉक्टर के मशवरे से ट्रंकुलाइज़र भी ले ली थी, इसलिए बेहतर महसूस कर रहा हूँ, उसने जवाब दिया। फिर एक लिस्ट उसके सामने रखते हुए बोला, ये मरने वाले अफराद के नामों की लिस्ट है। मैंने बहुत इसरार करके एसपी साहब से मंगवाई है। इनके वर्षा के लिए इमदादी चेक्स की तकसीम के वक्त इस लिस्ट की ख़ास तौर पर ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने ये लिस्ट मंगवा ली है। अस्पताल में दाखिल ज़ख्मियों की लिस्ट इसके अलावा है। ये तुमने ठीक किया। इमदादी चेक्स की सही हकदारों में तकसीम के लिए इस लिस्ट की बड़ी अहमियत रहेगी और बाद में ये होता है कि मौकाशनास लोग खामखा मजलूम बनकर हकदारों का हिस्सा हड़प कर जाते हैं। इसने लिस्ट को उलट पुलट कर देखते हुए कहा और फिर पूछने लगा, जाए हादसा के बारे में क्या रिपोर्ट है? पुलिस ने वहां अपनी इब्तिदाई कार्रवाई तो मुकम्मल कर ली होगी। मरने वालों की लाशों की तदफीन और खुदकुश हमलावर को अपनी कस्टडी में लेकर महफूज करने के सिलसिले में पुलिस क्या कर रही है? इस सिलसिले में मेरे पास बहुत सॉलिड रिपोर्ट नहीं है सर। एसपी साहब ज़रूरत से ज़्यादा डरे हुए हैं। वो और इनका अमला दोनों ताउन पर आमादा नजर नहीं आते। ताहम अपने ज़राए से मुझे ये बात मालूम हुई है कि खुदकुश हमलावर का सर पुलिस को काफ़ी बेहतर हालत में मिल गया है और पुलिस फोटोग्राफर ने इसकी मुख्तलिफ ज़ावियों से फ़ोटोग्राफ्स भी बना ली हैं। मरने वालों की तदफीन के लिए मैंने अपने तौर पर रज़ाकारों को कफन वगैरह के साथ नूरपुर रवाना कर दिया है, मगर ज़ाहिर है ये काम शाम तक ही मुमकिन हो सकेगा। तदफीन का सही वक्त मालूम कर लो। नमाज जनाजा में शिरकत के लिए हम नूरपुर चलेंगे। ओके सर। इसके हुक्म पर अब्दुल मन्नान फौरन बोला। फिर मजीद बताने लगा, अस्पताल में मौजूद दवाइयों का स्टॉक कल ही अच्छा खासा इस्तेमाल हो गया था। मैंने मजीद दवाइयाँ फौरी तौर पर मंगवाने के लिए कह दिया है। उम्मीद है कि 2 घंटे बाद दवाइयाँ अस्पताल में पहुँच जाएंगी। लाहौर से आने वाले डॉक्टर्स की रिहाइश का रेस्ट हाउस में इंतज़ाम करवा दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हर छोटे बड़े मामले पर नज़र रखो। एसपी का मूड बिगड़ा हुआ है
और वो किसी भी मकाम पर अगर हमारे किसी वीक पॉइंट को पकड़ने में कामयाब हो गया तो बहुत उधम मचाएगा। अब भी वो एक हाथ तो दिखा ही चुका है, लेकिन मैं जानबूझकर खामोश हूँ। अब्दुल मन्नान की कारकर्दगी को सराहते हुए उसने मजीद हिदायत देने के साथ साथ उसे होशियार किया। इस मौके पर एसपी साहब का ये रवैया मेरी समझ से बाहर है। इस वक्त तो इस बात की ज़रूरत है कि हम सब मुत्तहिद होकर काम करें ताकि इन हंगामी हालात से निपटने के साथ साथ मुजरिमों तक रसाई भी मुमकिन हो सके। एसपी साहब हम जैसों के साथ नहीं, बल्कि चौधरी इफ्तिखार और इकबाल बाजवा जैसे लोगों के साथ इत्तेहाद कायम करने के कायल हैं, क्योंकि इस इत्तेहाद के नतीजे में इन्हें माली फ़वाइद हासिल होते हैं। इस वक्त तो वो वैसे भी अपनी प्लानिंग के बावजूद स्मगल करदा लकड़ी और खालों के साथ अपना बंदा पकड़े जाने का गम सीने से लगाए हुए हैं। बड़े हाथ पांव मारे उन्होंने कि किसी तरह उन्हें पता चल जाए कि बंदा कहाँ है। अब नाकामी का बदला लेने का मौका मिल रहा है इन्हें। अपने तई वो बदले में मेरे काम के कुछ अहम बंदों को गायब करने में कामयाब हो गए हैं। तुम्हें इलाहाबाद में पेश आने वाला वो वाकया तो याद होगा जब दीन मोहम्मद नाम के एक शख्स ने बेटी के अगवा और डकैती की शिकायत लेकर आने पर हम उसके साथ उसके घर गए थे और वहां उसके बेटे ने मेरे साथ बदतमीजी की कोशिश की थी। कल जिस लड़के ने वो खुदकुश हमला किया वो दीन मोहम्मद का वही बेटा अब्दुल मतीन था। मैंने इसी वक्त इसे पहचान लिया था और हादसे के फौरन बाद दीन मोहम्मद की फैमिली को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाने के अहकामात जारी कर दिए थे। वो लोग बेचारे खुद तो बेकसूर थे, लेकिन इनके जरिए मुझे कुछ ऐसी मालूमात हासिल हुई जिससे पता चला कि इलाहाबाद में मौजूद मदरसे का मालिक कुछ मशकूक शख्सियत रखता है। मैं पुलिस वालों के साथ वहां गया। हमारे वहां पहुंचने से पहले वो बंदा तो फरार हो चुका था, लेकिन मदरसे की तलाशी लेने पर कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं जिनसे मुझे ये शुबा हो रहा है कि शायद इस बंदे का ताल्लुक हमारे पड़ोसी मुल्क से है। एक्सपर्ट्स की राय सामने आने के बाद ये बात तो खुद ब खुद वाज़ेह हो जाएगी, मगर एसपी साहब मेरे इलाहाबाद से वापस आने तक जो कारनामा अंजाम दिया वो ये था कि वो दीन मोहम्मद को उसको ख़ानदान समेत थाने से गायब करने का था। अब ये नहीं मालूम कि उन्होंने ये सब मुझे परेशान करने के लिए किया या वो खुद कोई एफिशिएंसी दिखाना चाहते हैं। इनकी जो भी ख्वाहिश हो, मुझे ज़ाती तौर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इतनी तशवीश ज़रूर है कि बेचारे मजलूम लोग खामखा इनके अताब का शिकार होंगे। इसने मुख्तसरन सारी बात बताते हुए उसको एसपी के मौजूदा रवैये पर भी रोशनी डाली। अब्दुल मन्नान तवज्जो से ये सब सुनता रहा। अब उसे समझ आ रहा था कि कल शहरयार किन चक्करों में फंसा हुआ था जो उसे अस्पताल आने की फुर्सत नहीं मिल सकी थी। इसकी मुहिमजू फितरत ने जख्मी होने के बावजूद इसे निचला नहीं बैठने दिया था और एक बार फिर गैर रवायती तरीके से काम करते हुए वो बेहद काबिल कद्र कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुका था। यह अलग बात थी कि उसकी ये सारी भागदौड़ असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब से लगा नहीं खाती थी और उसूलन इसे ये सब खुद करने के बजाय अपनी सीट पर बैठे बैठे सिर्फ रिपोर्ट्स करने पर इक्तफा करना चाहिए था, लेकिन वो तो था ही सरफिरा, सो वो वही करता जो मन में समा जाता। आप ठीक कह रहे हैं सर, एसपी साहब की नेचर में अच्छी तरह समझता हूँ। वो आप पर आया गुस्सा भी उन लोगों पर निकाल देंगे। उसने शहरयार की आखिरी बात की तायीद की। मगर फिलहाल मैं इन लोगों की कोई मदद नहीं कर सकता। एसपी साहब अपनी ऐसी किसी हरकत को तस्लीम करेंगे नहीं, इसलिए मेरा उनसे इस मामलात में बात करना भी बेकार है। उसने एक बड़ी हकीकत बयान कर दी। अब्दुल मन्नान भी समझता था, इसलिए सर हिलाकर खामोश हो गया। फिलहाल हमें इस मामले को ही ज़्यादा फोकस करना है और अपने वसाइल भी ज़्यादातर इस मामले से निपटने के लिए ही इस्तेमाल करने हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि पीराबाद में मरकज़ सेहत की तामीर का जो काम चल रहा है वो जारी रहे। नूरपुर में तो जाहिर है कि काम शुरू होने में कुछ वक्त लग जाएगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करना चाहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त ना लगे। बाकी प्रोजेक्ट्स का पेपर वर्क भी इस अरसे में जारी रहेगा। इसने मौज़ूए गुफ्तगू ज़रा सा बदलते हुए अब्दुल मन्नान को हिदायत दी। ये इसका अपने ज़िले की तरक्याती कामों के लिए शदीद इखलासी था जो वो इन हंगामी हालात में भी इस बात को नहीं भूला था। अब बेफिक्र रहें सर, इंशाल्लाह ये सब जारी रहेगा। अब्दुल मन्नान ने उसे तसल्ली दी। इसी वक्त इसकी
فون بجنے لگا۔ عبدالمنان نے اس کے اشارے پر فون اٹھایا۔ آئی جی صاحب کے دفتر سے فون ہے سر، ان کے پی اے بات کریں گے۔ آپریٹر نے اسے اطلاع دیتے ہوئے کال ملانے کو کہا۔ اس طرح کی کالز وہی اٹینڈ کرتا تھا۔ اگر دوسری طرف سے شہریار سے بات کرنے پر اصرار کیا جاتا تو وہ کال اسے منتقل کر دی جاتی۔ آپریٹر کے علم میں ہوگا کہ اس وقت وہ شہریار کے بارے میں ہے، اس لیے اس نے کال یہاں ٹرانسفر کر دی۔ کال بے حد مختصر تھی، جس کے آخر میں عبدالمنان نے اوکے کا ایک لفظ کہنے کا موقع مل سکا۔ آئی جی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ پہلے وہ شام 5 بجے نور آباد میں کی جانے والی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے اور پھر جائے حادثہ کا معائنہ کریں گے۔ فون رکھنے کے بعد اس نے شہریار کو اطلاع دی۔ انہیں نماز جنازہ کا وقت کسی سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ یقیناً ان لوگوں نے جو انہیں کسی بھی قسم کی معلومات فراہم کرنے سے کترا رہے تھے، آئی جی صاحب کو یہ اطلاع فراہم کی تھی۔ ان کی اس بچکانہ کوشش پر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ کھسیانی بلی کتنا ہی کھمبے کو نوچ لیتی، اسے اکھاڑ کر تو نہیں پھینک سکتی تھی نا۔ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئی جی صاحب اکیلے نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ ڈی آئی جی سجاد رانا بھی تھا۔ مقامی افسران، ارد گرد کے دیہاتوں کے چودھری حضرات اور ضلع کے سیاسی نمائندگان نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی تھی۔ چنانچہ ایک بار پھر پولیس کو متحرک ہونا پڑا تھا۔ اس موقع پر کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پولیس کی نفری پوری طرح چوکس تھی۔ نورپور کے لوگوں نے بھی اس موقع پر بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ وہ اپنے جدا ہو جانے والے پیاروں کے غم میں دھاڑے مار مار کے رو ضرور رہے تھے، لیکن ان کے غم نے کسی اشتعال کی راہ نہیں انہیں دکھائی تھی۔ شاید ایک ترقی یافتہ گاؤں میں رہنے اور محدود زندگی گزارنے کی وجہ سے انہیں احتجاج کے طریقوں کا علم نہیں تھا۔ وہ سیدھے سادے لوگ تھے جو اپنا غم بس اشکوں کی روانی سے مناتے رہے تھے اور پولیس کو کوئی زحمت نہیں دی تھی۔ غم زدہ خود پولیس والے بھی تھے۔ اس حادثے میں پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوئے تھے۔ وقت کی قلت کے باعث عام دیہاتیوں اور پولیس اہلکاروں کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی، لیکن پولیس والوں کی باقیات پر مشتمل تابوت سبز ہلالی پرچم میں لپٹے ہونے کی وجہ سے الگ ہی شناخت کیے جا رہے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد آئی جی صاحب نے ایک مختصر خطاب بھی کیا، جس میں انہوں نے اس حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے تعزیتی پیغام بھی وہاں کے باشندوں تک پہنچائے۔ اس مختصر خطاب کے بعد پولیس اہلکاروں کے تابوتوں کو پورے اعزاز کے ساتھ نورکوٹ کی طرف روانہ کر دیا گیا، سوائے ان اہلکاروں کے جن کا تعلق دوسرے علاقوں سے تھا۔ باقی سب کی تدفین نورکوٹ کے قبرستان میں ہی ہونی تھی۔ نورپور کے باشندوں کے لیے ان کے اپنے گاؤں کا قبرستان تھا، اس لیے جنازوں کی روانگی کے بعد آئی جی صاحب جائے حادثہ کے معائنے کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ صرف سرکاری اہلکار موجود تھے۔ چودھری افتخار جیسے لوگ جو نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آئے ہی اس لیے تھے کہ آئی جی صاحب سے ملاقات رہے گی، اس صورتحال پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ انہیں بھلا نورپور کے غریب باشندوں یا پولیس کے معمولی اہلکاروں سے کیا دلچسپی تھی کہ وہ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنی دور آنے کی زحمت اٹھاتے؟ وہ تو اسی لیے آئے تھے کہ آئی جی صاحب کی نظروں میں آ سکیں، مگر ان کی طرف سے یہ اعلان ہونے پر کہ فی الحال ان کے پاس ملاقاتوں کے لیے وقت نہیں ہے، ان کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی تھی۔ صرف نورپور کے چودھری بختیار سے شہریار نے آئی جی صاحب کو کھڑے کھڑے ملوایا تھا۔ اس کے گاؤں میں اتنا بڑا حادثہ پیش آیا تھا۔ آئی جی صاحب ذاتی طور پر اس سے براہ راست افسوس کے چند کلمات کہنا اس کا حق تھا، مگر شاید کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگی تھی۔ انہیں نظر انداز کر کے نسبتاً ایک چھوٹے زمیندار کو اہمیت دی گئی تھی۔ وہ آسانی سے اس بے عزتی کو ہضم نہیں کر سکتے تھے۔ لنگڑا ایسی کا منظور نظر ہے، کہیں کہیں سے یہ طنز بھی کیا گیا۔ چودھری بختیار کی معذوری کا مذاق اڑانے والے لوگوں نے اس کی بلند ہمتی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بیچارہ معذور شخص بم دھماکے کے وقت جائے حادثہ پر موجود تھا۔ دھماکے کے اثر سے اسٹیج لرزا تو وہ بھی اپنی کرسی سمیت گر گیا تھا، لیکن ان حالات میں بھی وہ بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہوا اور اپنی بیساکھی خود ڈھونڈ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس کے ملازمین نے پولیس والوں کی اس موقع پر بھرپور مدد کی۔ بعد میں بھی وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی اشک جوئی اور انہیں پرسکون رکھنے میں
मसरूफ़ अमल रहा था, मगर दौलत के पुजारियों के लिए तो इंसान की बड़ाई का बस एक ही पैमाना था कि इसकी तिजोरियां मालो ज़र से भरी पड़ी हों। चौधरी बख्तियार इस पैमाने के एतबार से इनसे निचले नंबर पर आता था। चौधरी बख्तियार से होने वाली इस बेहद मुख्तसर मुलाकात के बाद आईजी साहब और सरकारी एहलकारों पर मुश्तमिल काफिला जाए हादसा पर जा पहुंचा। वहां मरने वालों की लाशें और उनके जिस्म के टुकड़े तो मौजूद नहीं थे, लेकिन मिट्टी में जज्ब होकर सूख जाने वाले खून के धब्बे जरूर नजर आ रहे थे। इस पूरे एरिए को पुलिस ने जर्द रंग के फीते से कवर करके हदबंदी कायम कर दी थी। सबूत इकट्ठे करने और इब्तिदाई तहकीकात हो जाने के बावजूद फिलहाल वहां पुलिस के चंद जवान मुतय्यन थे। एसपी आईजी साहब को हादसे के बारे में ब्रीफिंग देने लगा। खुदकुश हमलावर किस उम्र का था, उसने किस तरह कार्रवाई की, उसका असल हदफ क्या था, पुलिस वालों ने किस तरह अपनी जान पर खेलकर उसे रोका। जाए हादसा के मुआयने के दौरान वो आईजी साहब को तफसील से बताता रहा। खुदकुश हमलावर की शनाख्त के मामले में अलबत्ता उसने अपनी जबान से कुछ नहीं कहा। हालांकि दीन मोहम्मद के तहवील में आ जाने के बाद इस बात का कोई इम्कान नहीं था कि वो अब्दुल मतीन की शनाख्त से नावाकिफ रहा होगा, मगर फिर भी खामोश था, तो इसका मतलब था कि उसके जहन में कोई और मंसूबा चल रहा है। जाए वकुआ के मुआयने के बाद वो लोग नूरपुर से रवाना हो गए। आईजी साहब ने वापसी में कुछ देर शहरयार के बंगले पर रुकने का इरादा जाहिर किया। बज़ाहिर ये गैर तयशुदा और निजी नौयत का प्रोग्राम था, चुनाचे डीआईजी सज्जाद राणा के अलावा किसी और के इनके साथ शरीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जब वो लोग इस बंगले पर पहुंचे तो इनके साथ कोई चौथा फर्द नहीं था जो इनकी गुफ्तगू में शामिल होता। डिनर सर्व किए जाने से पहले मिलने वाली मोहलत में वो लोग ड्राइंग रूम में बैठकर गर्म चाय से लुत्फ अंदोज होने लगे। वजीर आला तुमसे बहुत नाराज हैं बरखुरदार। सुबह मेरे पास इनका फोन आया था और वो बड़ी देर तक तुम्हारी बेपरवाही का शिकवा करते रहे थे। कल हादसे की इतला मिलने के बाद वो मुसलसल तुमसे राब्ता करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इन्हें हर दफा यही जवाब मिला कि एसी साहब किसी जरूरी काम में मसरूफ हैं और फिलहाल इनसे राब्ता मुमकिन नहीं। मीडिया ने भी तुम्हारे मंजर आम से गायब होने की खबर देकर इनकी नाराजगी को मजीद बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। नूरपुर के दौरे के दौरान वो एक सरकारी ओहदेदार की हैसियत से इनके साथ काफी बातकल्लुफ तरीके से पेश आए थे, लेकिन अब बिल्कुल रिलैक्स मूड में सोफे की पुश्त से टेक लगाए बैठे थे। इसे फौरन अंदाजा हो गया था कि अचानक इसके बंगले पर कुछ देर ठहरने का बज़ाहिर गैर तयशुदा नजर आने वाला प्रोग्राम दर हकीकत पहले से तयशुदा था। वो अपने तौर पर वज़ीर आला की हिदायत पर किसी भी दो सूरतों में इससे इसकी सरगर्मियों की बाबत पूछगछ करने के लिए वहां रुके थे। सज्जाद राणा को उन्होंने इस दौरे में खास तौर पर उसे साथ रखा होगा कि अपने कज़न की मौजूदगी में वो ज़्यादा खुलकर बात करेगा। सज्जाद राणा को इस वक्त दरअसल भाई और ससुर के दरमियान एक ऐसे राब्ताकार का किरदार अदा करना था जिसकी कारकर्दगी बज़ाहिर नजर न आए, लेकिन जिसकी मौजूदगी ही काफ़ी हो। मैं सज्जाद भाई को जो रिपोर्ट भेजता रहा हूँ वो यकीनन आपको भी मिली होंगी। इन रिपोर्ट्स की रोशनी में आप बखूबी फैसला कर सकते हैं कि कल मैं जिन कामों में मसरूफ रहा वो वजीर आला साहब की कॉल मौसूल करने से कहीं ज़्यादा अहम थे। उन्होंने फ़ोन पर मुझसे क्या कहना था, इनकी हिदायत के बगैर भी यहाँ सारे का सारे काम अंजाम दिए जा रहे थे, सियासी तौर पर अपनी अहमियत जताने के लिए। अगर वो कुछ कहना चाहते थे तो इसके लिए मीडिया सबसे मौजू है और आज के अखबारात और न्यूज़ चैनल से इनके जो बयान सामने आए हैं इनसे वो अपने हिस्से का काम कर चुके हैं। बयानात जारी करने के सिवा इन सियासतदानों को और कौन सा काम करना होता है। उसने तल्ख लहजे में इनकी बातों का जवाब दिया। तुम्हारी यही जज्बातियत तुम्हारे मुखालफिन को तुम्हारे खिलाफ बोलने और उल्टी सीधी रिपोर्ट्स पहुंचाने के मौके देती है। तुम इस तरीके से क्यों काम नहीं करते जिस तरह और लोग करते हैं। सज्जाद राणा ने हल्की सी खफगी का मुजाहरा करते हुए कहा।